नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। बॉस्टन से सतीश झा। पिछले हफ्ते दुनिया भर में गर्मी की बहुत चर्चा हो रही है। गर्मी ऐसी कि अमेरिका में, कनाडा में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं अपनी शिशुअवस्था में था, तो हमारे यहाँ कुछ एकाध जिले राजस्थान के, कुछ क्वेटा पाकिस्तान में, इन जगहों पे 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बात हुआ करती थी और वो समाज इनसे जूझने में एक तरह से अभ्यस्त थे। लेकिन जब वही टेम्परेचर ठंडे देशों में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में होता है तो उसका असर अलग तरह का होता है। यहाँ के देश ठंडी जलवायु से जूझने के आदी हैं। गर्मी बर्दाश्त करना उन्होंने सीखा नहीं है। वो गर्मी के लिए जाते हैं दक्षिणवर्ती इलाकों में, साउथ ऑफ फ्रांस, दक्षिण यूरोप, अमेरिका से लोग कोस्टल इलाके में जाते हैं। कुछ लोग जगह के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से अपना व्यवहार, अपना आवास स्थान उम्र के हिसाब से बदलते रहते हैं। यानी कि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है जिससे मानव सीखता रहता है किस तरह जुड़ा जाए, कैसे उसके साथ रिश्ता बनाया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, ये होता रहता है। लेकिन जो एकाएक चीज़ें हो रही हैं अभी हाल में, उससे एक तरह से कुछ आशंकाएं और उभरी हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ट्रंप के पिछले 4 सालों ने जो जलवायु के ऊपर एक तरह से, मान लीजिए, नियंत्रण तो खैर हम क्या कहेंगे, कोशिश की जा रही कि कैसे उसको और बुरा होने से बचाया जाए, उस पर जो भी ट्रंप की जो नीतियां थी उनसे कुछ बहुत ज़्यादा 4 साल में शायद दुनिया कुछ 1 दशक पीछे हो गई है। सबको मिला करके स्थिति ये है कि बहुत लोग चिंतित हैं, वैज्ञानिक चिंतित हैं और देश चलाने वाले चिंतित हैं, बाइडेन सरकार चिंतित है और मेरा ख्याल है सभी को चिंतित होना चाहिए अगर हमें देखना है कि हम किस तरह अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ज़मीन तैयार करें। ज़्यादातर प्रबुद्ध लोग मानते हैं कि हमारे जीवन की एक आकांक्षा है कि अगली पीढ़ी के लिए हम एक अच्छी ज़मीन तैयार करके जाएं। लेकिन जो मानव जीवन का या एवोल्यूशन कहिए, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि आज की समझ जो हमारे वातावरण की है, पर्यावरण की है, समाज की है, उसको हम कोशिश करते हैं पैना करने की एक तरफ से। उसमें कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, कई तरह की ओपिनियंस आती हैं, कई तरह की समझ उभरती है। उनमें से कोई न कोई समझ प्रोडोमिनेंट हो जाती है, उसकी महत्ता बढ़ जाती है और बाकी गौण हो जाती है। 40 बरस पहले मैंने एक पर्चा लिखा जब मैं फ्लेचर स्कूल आया। 40 के 37 बरस पहले मैंने फ्लेचर स्कूल आने पर एक पर्चा लिखा पर्यावरण के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। मेरी समझ भारत की जो अपने 15 बरस में जो मैंने कॉलेज में पढ़ाई की या जिस तरह से पढ़ा हुआ, उसके आधार पर जो मेरी समझ थी, उसके आधार पर मैंने एक पर्चा लिखा। मेरे प्रोफेसर ने कहा तब कि आपसे और ज़्यादा उम्मीद थी कि आप और ज़्यादा डेटा लाओगे, अपने आर्ग्यूमेंट को और मजबूत करोगे। उनके हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग अभी भी एक 1984-85 तक एक ये मानिए कि एक परिकल्पना थी जिसका आधार बहुत मजबूत नहीं था। ये बात हुई 1984-85 की। 1992 तक दुनिया में एक क्योटो प्रोटोकॉल की बात हो रही थी। यूनाइटेड नेशंस ने उसका जिक्र किया, एक ऐसा माहौल बनाया कि सभी देश उस बात को माने कि हम लोगों को दुनिया भर के 192 देशों को मिलकर कोई कदम उठाना चाहिए। 5 साल बाद क्योटो प्रोटोकॉल जापान में उसकी बैठक हुई। एक परंपरा है, जिस शहर में बैठक हुई उस शहर के नाम पे कुछ ना कुछ एक ऐतिहासिक समझ की बात बनती है, एग्रीमेंट्स की बात होती है, सहमति की बात होती है। तो उसके आधार पे कई सारे ऐसे गाइडलाइंस बनाई गई, क्योंकि अगर आप 200 देशों को जोड़ के चलेंगे तो ऐसा कोई नियम नहीं हो पाता जिसको आप एनफोर्स कर सकें, जिसको लागू कर सकें। तो उसमें एक लोकतंत्र में एक 200 देशों की
एक संस्था में जो कानून बनते हैं उनका मतलब ये होता है कि वो सब लोग उसको माने और धीरे धीरे अपनी नीतियों में उसको इंक्लूड करें, यानी उसको जोड़ लें, अपनी नीतियों को नई नई समझ से जोड़ लें। तो वो जो सिलसिला शुरू होता है उसमें फिर हर देश के, हर राज्य के, हर अर्थव्यवस्था के उनकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी मजबूरियां हैं, उनके तहत उन पर बहस होती है। यानी कि उद्योग धंधे, उद्योगपति हैं, उनकी अपनी अलग समझ है। अपने देश में देखिए एक बहुत अच्छा आदर्श शहर बना लवासा, उसके ऊपर पर्यावरण पे कितने सवाल खड़े हुए, उसको लेकर के एक अच्छी खासी जो एक परिकल्पना थी एक मॉडल शहर बनाने की, वो अपने आप में कहीं न कहीं रुक गई और आज उसकी स्थिति वो नहीं है जो 20 साल पहले थी। आपने कल्पक्कम के बारे में सुना, तमाम जो पर्यावरण से जुड़े लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं। लोग कहते थे पहले कि न्यूक्लियर एनर्जी से कुछ फ़ायदा होगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग पर उसका असर पड़ेगा, उस पर कमी आएगी, लेकिन उसके विरोधी भी हैं। यानी कि हर जो एक समझ बनती है कि इससे फ़ायदा होगा, उसके कुछ विरोधी भी होते हैं। तो समाज में जो एक लोकतांत्रिक समाज में जो विचारधारा बनती है, एक समझ बनती है, उसमें हमारे उस समय के जो तत्कालिक नेता होते हैं वो किस तरह से लोगों को जोड़ के समाज को आगे बढ़ाएं, इस पर निर्भर करता है कि हम मानवता कैसे तरक्की करेगी। तो 1992 के यूनाइटेड नेशंस की एक सहमति, क्योटो प्रोटोकॉल 97 का, और उससे लेकर के जो पेरिस में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब पेरिस की जो एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ जिसमें अमेरिका ने पहल की। आमतौर पे पर्यावरण में यूरोप पहल करता था, अमेरिका उसके पीछे चलता था। लेकिन यूरोप का जो नवनिर्माण हुआ विश्व युद्ध दूसरे के बाद, उसमें धीरे धीरे यूरोप अमेरिका से इंफ्रास्ट्रक्चर में और समझ में कहीं आगे चला गया। लोकतंत्र के मामले में भी मेरा मानना है कि यूरोप अमेरिका से कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक है अब और समाजवादी भी है। उसमें सबको साथ ले जाने की जो एक चेष्टा होती है यूरोप में, वो अभी अमेरिका में उसके लिए लड़ाई हो रही है। उसके लिए तमाम ग्रुप हैं, डेमोक्रेटिक चाहते हैं कि वो यूरोप की तरह बने और रिपब्लिकन चाहते हैं कि जो इब्राहिम लिंकन के पहले का अमेरिका था वही ज़्यादा अच्छा था। कुछ इस तरह की समझ दिखती है लोगों की, जो बहस देखता हूँ, सुनता हूँ, उसमें मैं उसको थोड़ा ज़्यादा क्या कहते हैं पोलराइज करके बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ इस तरह की जो दूरियां हैं दोनों पार्टी में, उसकी वजह से अमेरिका की नीतियों का विकास थोड़ा धीरे धीरे होता है। यूरोप में एक बहुत बड़ा एक सामाजिक एग्रीमेंट सा है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अमेरिका में ये बात बटी हुई है, आधे लोग कहते हैं, आधे लोग कहते नहीं है। भारत की बात बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ जो इस तबके के लोग हैं जो बोलना चाहते हैं वो बहुत कम हैं। जो सरकार की बात है, सरकार तो हमेशा चलती है इस आधार पर कि जो तमाम लोग जो सरकार को बनाते हैं, जो उसके तमाम विचार आते हैं, उनमें से किस विचार में इतनी क्षमता है कि वो आगे बढ़ जाए। तो अब जो स्थिति ये है कि अमेरिका में आप देखते होंगे, सुनते होंगे, हर साल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो जंगलों में, कैलिफोर्निया के जंगलों में जो भयानक आग लगती है, उसमें दसियों लाख एकड़ बर्बाद हो जाते हैं। प्रकृति जाहिर है कि इस तरह इतनी उसकी जो महत्ता है प्रकृति की हम लोगों के ऊपर इतनी ज़्यादा है, इसको बर्दाश्त कर लेती है एक हद तक। ब्राज़ील के अमेज़न की बात आपने सुनी होगी कई बार। सबसे बड़ा जंगल जो दुनिया में है ब्राज़ील में है, और उसका जो विश्व के पर्यावरण को संतुलित रखने में उसकी बड़ी भूमिका है। उसमें भी जो है ब्राज़ील के जो उद्योगपति हैं, जो लोग जंगल काट सकते हैं, जिस रफ्तार से साफ कर रहे हैं, और वहाँ की जो दुर्गति हो रही है, उससे बहुत सारी हमने बातें सुनी हैं, देखी हैं पिछले 30-40 सालों में। लेकिन जो एक रफ्तार होनी चाहिए थी परिवर्तन की, समाज को पर्यावरण से जोड़ने की, वो अभी बहुत ही धीमी है। और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, यानी कि धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अगर इसमें 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए 100 साल में, तो समझिए कि प्रलय की आशंका होती है। जो वैज्ञानिक हैं इस बात को थोड़ा महीन ढंग से कहेंगे, बारीकियों से कहेंगे। मैं उसको मोटे तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि बात ये बारीकी से समझने की जगह हमको आपसी समझ बनाने की ज़रूरत है। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी करते हैं उसका पर्यावरण पर असर पड़ता है। तो हम कितना करें कि वो उस पर
असर संतुलित रहे। जब औद्योगिक क्रांति आई, उसके साथ जिस तरह से पर्यावरण का विनाश हुआ, उसकी रफ्तार अब कुछ कम हुई है। जब से इलेक्ट्रॉनिक क्रांति शुरू हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है पिछले 50-60 सालों में, उसमें थोड़ा कमी आई है, लेकिन इतनी नहीं कि जो रफ्तार हमारी ग्लोबल वार्मिंग की थी वो इस तरह संतुलित हो जाए कि हमें चिंता न करनी पड़े। आज की हालत में ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और सरकार कैसे इसको से जूझेगी, ये हर सरकार अलग तरह से कर रही है। भारत सरकार के पास मौका यूं है कि अभी भारत का औद्योगिकरण बहुत ही शैशव अवस्था में है। अगर अमेरिका की जो राष्ट्रीय संपत्ति है वो भारत की 10 गुना से कुछ ज़्यादा है, तो जाहिर है कि वहाँ का औद्योगिकरण भी उतना ही ज़्यादा है। और उसके मुकाबले यानी कि भारत का औद्योगिकरण अगर प्रति व्यक्ति हिसाब से देखें तो करीब 1/40 पे है। तो अभी हमारे पास काफ़ी क्षमता है कि हम पर्यावरण को प्रदूषित न होने दें। लेकिन जितनी भी आज की जो भविष्यवाणियां हैं उनमें चीन और भारत का योगदान अगले 30, 40, 50 सालों में कुछ ज़्यादा होगा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास है। अब लेकिन हमारे लोग क्या कहते हैं कि देश के लोग गरीब हैं, उनको विकास चाहिए, उनके विकास के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो औरों ने किया है। अगर उस तरीके से हम जिएंगे तो ये जो विश्व है, जो धरती है, वो सस्टेनेबल नहीं रह जाएगी। उसका हम लोगों में फ़ायदा ये है कि तमाम लोग सोचना शुरू कर चुके हैं कि आज विकास का एक नया तरीका निकालना पड़ेगा। वो तरीका कितना औद्योगिक हो, कितना कार्बन फुटप्रिंट पे चलेगा, जिसमें कि कोयला और ये तेल की खपत होती है, कितना सौर ऊर्जा पे चलेगा, कितना जो प्राकृतिक जो और सोर्स हैं इसके जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उन पे चलेगा। ये सोचने की बात है, ये तय करने की बात है। तो अगर हम संतुलित ढंग से देखें तो हमें अगले 50 सालों के लिए जो योजना बनानी चाहिए उसमें देखना पड़ेगा ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे हो, शहरों को हम किस तरह से बनाएं, ये जो ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, परिवहन की बात करते हैं, उसकी योजना कैसे बनाई जाए। हम विकास की दिशा इस तरह तय करें कि वो प्रकृति से संतुलित होकर चले। ये जो पश्चिमी देश हैं उनका मौका वो खो चुके हैं, उनको कुछ उल्टा करना पड़ेगा। लेकिन भारत के पास संभावना है, अभी जो रास्ता तय करना है उसकी नई दिशा आज तय हो सकती है। उसको तय करने के लिए जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो आगे देख सकते हैं, वही सामने आएंगे। लेकिन अगर वैसे लोग राष्ट्र के निर्माण में जुड़ें, वो सांसद बने, वो हमारे सचिव बने सरकार के, वो इस तरह सोचना शुरू करें कि हम आज के लिए नहीं जीते हैं, हम अगली पीढ़ी के लिए अच्छी ज़मीन तैयार करने जीते हैं। उसके आधार पर अगर हमने सोचना शुरू किया तो हमारे पास एक संभावना है एक नया मॉडल बनाने की। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो उसको अगले 50 सालों के विकास के लिए एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर विश्व उसको स्वीकार करेगा तो अपने आप गुरु बन जाएगा। लेकिन गुरु कहने से कि मैं गुरु हूं, मैं गुरु बन नहीं जाता। गुरु लोग बनाते हैं हमें ये देख के कि हम जो रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो रास्ता ऐसी जगह जाता है जहां संभावनाएं एक अच्छे समाज की, एक समृद्ध समाज की, एक समझदार समाज की, वो ज़्यादा संभावित हो सकती हैं। तो इस बात के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब सोचें इस विषय पर, और आपके प्रश्नों से हमें एक प्रेरणा मिलती है। और पब्लिक इंडिया टीवी चैनल को इसके सदस्य बने और हमारे प्रोग्राम में जो भी आपको लगता है इस बातचीत के साथ कि अगर हमें कुछ और करने का मौका मिले तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप हमें अपना संदेश भेज सकते हैं क्वेश्चन के साथ, कमेंट के साथ, और इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।